बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम में खबरें हैं और इसके साथ साथ आगे चल के मेहमानों ने भी हमें ज्वाइन करना है, लेकिन आपको पता है आगाज़ हम हमेशा से करते हैं जी। हमारा पहला सेगमेंट होता है एक दिन एक देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फ़रमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज़ की, पूछा कि मौला कौन सा बंदा तुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, अज़ीज़ है, प्यारा है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो कि जो ताकत रखने के बावजूद भी मुआफ़ कर देता है, ताकत रखने के बावजूद भी दरगुज़र करता है। यानी एक शख्स वो है कि जो ताकत तो नहीं रखता, तो वो वाज़ेह बात है कि वो किसी से बदला भी नहीं ले सकता, किसी को सज़ा भी नहीं दे सकता। एक शख्स वो है कि जो ताकत रखता है, फिर अगर कोई शख्स उसको कोई तकलीफ़ पहुंचाए या उसकी बात को ना माने या उसकी बात को ना सुने या उसके कहे हुए हुक्म को टाल दे, नाफरमानी करे, वो ताकत भी रखता है, लेकिन इसके बावजूद वो दरगुज़र से, मुआफ़ी से काम लेता है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मूसा, मुझे वो बंदा जो ताकत रखने के बावजूद मुआफ़ कर देता है, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है, सबसे ज़्यादा प्यारा है। तो इसलिए आप भी ताकत रखते हैं, क़ुव्वत रखते हैं और इस्तिताअत रखते हैं, तो मुआफ़ी को, दरगुज़र को इख्तियार कीजिए। अपने मुलाज़मीन के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों बहनों के साथ, अपने माहौल में, कि आपको अगर कोई बात पसंद नहीं भी है तो फिर भी दरगुज़र कीजिए और इस्लाह की कोशिश कीजिए। ये वो रास्ता है कि जो हमें अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के कुर्ब की तरफ लेकर जाता है। आज का पैगाम आपने जान लिया। आज की खबरें क्या है? पहली खबर, सेमाही फ्यूल एडजस्टमेंट का झटका, बिजली 3 रुपये 39 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। गोहरेजाज सैलाब ज़दगान के लिए भी मुतहर्रिक, 1 अरब की इमदाद, राशन का एहतमाम। वज़ीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान गो परवेज़ इलाही गो के नारे। और महंगाई नॉन स्टॉप। आज की खबरें आप जान चुके हैं। डेली सिटी 42 की आज लीड स्टोरी जिसको कहा जाता है शह सुर्खी, और सबसे बड़ी खबर एक बार फिर बिजली महंगी हो गई है। अच्छा जी, खबर आपने जान ली। हालात जो हैं वो यही हैं कि हर तरफ महंगाई है, हर तरफ परेशानी है। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर ज़ुरैन नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आसमानी बिजली, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला तमाम कुदरती आफात से हम सबको महफूज रखे। मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ी आफत बन गई है ये वाली बिजली। देखिए, मुहावरतन तो बिजली गिर चुकी है, और बिजली वैसे किसी की गिरे तो अल्लाह ताला किसी की जान सबकी महफूज रखे, वो तो बात है। लेकिन जो मुहावरतन कहते हैं ना बिजली गिरना, वो इस वक्त कौम पे गिर रही है, मुसलसल गिर रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पास कोई रोड मैप नहीं है। आप इतने ज़्यादा पाबंद हो चुके हैं मुख्तलिफ एजेंसीज के, IMF के, बाकी लोगों के, कि आप अब किसी को रिलीफ देने के मुतहम्मल नहीं रहे। अच्छा, इनको अब सिवाय बिजली बढ़ाने के ऑप्शन कुछ नजर नहीं आ रही है। पहले कोई प्लानिंग ऐसा नजर नहीं आ रही कि मामले को काबू किस तरह अब किया देखिए ना, आप पहले फ्यूल बढ़ा रहे थे, फ्यूल जब बढ़ाया इन्होंने, उसके ऊपर जो सारी चीज़ें प्लस माइनस हुई, बहुत ज़्यादा लोगों का रद्द अमल आया, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से भी अपने अंदर से इवन शोर उठा, और हुक्मरान जमात का तो जो विफाक में है, तो फिर ये बहुत सारी बातें सामने आई कि नहीं ये नहीं हो सकता। उसके बाद ये फिर आपको डॉलर का जो इन्फ्लेशन था वो कंट्रोल करने में नाकामी का सामना करना पड़ा। फिर हुक्मरान जमात के अंदर से अपना शोर उठा और बाकी लोगों के ऊपर भी इसके असरात आए। फिर इन्होंने थोड़ा सा सोचा कि क्या किया जा सकता है। लेकिन ये बिजली एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई कितना ही मुतासिर जो है वो हुए बगैर कैसे रह सकता है। अच्छा, अब आप बिजली के बिल तो बढ़ा देंगे, लोग कहते हैं हमारी सकत नहीं है कि वो बिल पे करें।
सो टारगेट तो आपका फिर नहीं पूरा हो सकेगा अगर लोग बिल ही नहीं जमा कराएंगे। मुझे तो एक और साजिश नजर आ रही है इसमें भी, पता नहीं अल्लाह जानता है बेहतरी है कि नहीं है, कि इन्होंने पहले कहा कि जी 200 यूनिट तक लोगों को सब्सिडी दी जाएगी, फिर इन्होंने कहा नहीं, जो हाई कोर्ट ने भी हुक्म दिया और उस पर 300 यूनिट तक जो बिजली है वो इस्तेमाल करने वालों को सब्सिडी दी जाएगी। अब ये लोगों को उस एम्बिट से, उस दायरा कार से बाहर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं कि हर बंदा जो है वो 300 यूनिट से ऊपर ही चला जाए और इतनी महंगाई कर दें कि जो सब्सिडी है वो 300 यूनिट या 300 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वालों के बिलों के भी बराबर हो जाए, तो सब्सिडी का जवाब ही ना रह जाए। भाई आपने 1 यूनिट में अगर 2 या 3 रुपए फर्ज करें सब्सिडी दी और वहीं से फ्यूल एडजस्टमेंट में बढ़ा दिया, तो आपने कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस की है। बड़े बड़े मुआशियात के समझने वाले, मुआशियात के जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं वो परेशान हो गए हैं कि ये कौन सी सब्सिडी आजकल दी जा रही है। एक जेब में पैसे डालते हैं, दूसरे से निकाल लेते हैं और कहते हैं जी कि हमने बड़ी सब्सिडी दे दी है। और लोगों के हालात ये हैं कि इस वक्त आप जाके देखें, अव्वल तो सब्सिडी जो जिसमें दी गई चीज़ों पे वो मिलती नहीं है, आपके यूटिलिटी स्टोर खाली हैं। अब आपके बिजली के बिलों की हालत देखिएगा, लोग क्या करें, अब पंखा चलाना भी छोड़ दें, अपना एक फ्रिज चलाते हैं तो वो भी छोड़ दें। आपको याद है गुज़िश्ता प्रोग्राम में कज़ाफ़ी भट्ट साहब ने ये बात की थी कि मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करता कि लोग जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं और हर घर में एसी चल रहा है, लेकिन मैं अब उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता क्योंकि मैंने भी एसी चलाना छोड़ दिया है। ऐसे तो ही है। भाई बात ये है कि मजबूरी में सारा दिन वेट करने के बाद रात की सुकून की नींद के लिए एसी चलाते हैं और वो भी सुबह उठते ही जैसे ही आंख खुलती है 5-6 बजे बंद। और कोई कैसे कह सकता है इतने महंगाई वाले हालात में इतनी महंगी बिजली के साथ कोई एसी अफोर्ड कर लेगा और एसी चला के बैठा रहेगा जी कि गर्मी बड़ी है। ठीक है, अब बात यह है कि लाहौर को खुले मकानों की, खुली जो घरों की, जो हमारे छोटे शहरों में देहातों की वो तो आदत है नहीं। हमारे तो यहाँ छोटे से क्यूब साइज़ के घर रहे हैं, उसके अंदर ना बैठने की बहुत ज़्यादा खुली जगह होती है, ना कोई लेटने की जगह होती है, ना कोई इस तरह की छतें होती हैं, इस तरह के मामलात होते हैं कि पर्दा का भी बरकरार रहे। तो हम इस वक्त लाहौर में बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुजारा कर रहे हैं। अब आप वफाकी हुकूमत जितने मर्जी लॉलीपॉप दे जी कि हमने सब्सिडी दे दी है, जितने मर्जी ऑर्डर आ जाएँ कि जी 300 यूनिट तक जो है हम सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन हमने इस चीज़ को सेग्रीगेट करना है कि 300 यूनिट वाले कौन लोग हैं। 300 यूनिट वाले वो लोग हैं जिन्होंने 2-3 लाइटें चलानी होती हैं, 2 पंखे चलाने होते हैं, एक फ्रिज चलता है या हफ्ते में एक बार उनकी मशीन, वॉशिंग मशीन चलती है और वो गुजारा कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको सरकार कहे जी कि हम बड़ी लग्जरी लोगों को दे रहे हैं, जी हम बड़ी सहूलत दे रहे हैं, हम बड़ी उन पर एक एहसान अजीम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये जस्टिफाइड नहीं है। हालात ये हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि मुझे तो दुरेन आया मंतक भी नहीं समझ लग रही। एक दिन रिलीफ की बात होती है, अगले दिन आप बढ़ा देते हैं बिल, एक दिन आप कहते हैं आवाम की तरफ से शाबाश। अच्छा, अब उससे भी आगे निकल गए अनाब, उससे भी आगे निकल गए। अब ये कहते हैं जी कि हम पहले आपको बता देते हैं जी कि अब हमने चूंकि जून में इतने पैसे बढ़ाए थे, फिर हम 3.5 रुपए जून में बढ़ाए, फिर हम जुलाई में इतना बढ़ाएंगे, अगस्त में इतना बढ़ा देंगे, सितंबर में इतना बढ़ा देंगे। जो हमने 4 महीने बाद मरना होता है ना, हम उन्हीं 4 महीनों में रोज रोज मर रहे होते हैं। मतलब आप ऑनेस्टली स्पीकिंग लोग ये बता रहे हैं कि जी अगर 15,000 रुपए उनका एक्चुअल बिल है तो ऊपर उनको 20,000 रुपए, 25,000 रुपए टैक्स पड़ेगा। और मैं तो एक और चीज़ भी लाहौर में देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग जहाँ रहने वाले देखते होंगे, आप भी देखती होंगी कि लोग जो हैं बड़े अच्छे घरानों के बच्चे लग रहे हैं, कोई फैमिलीज लग रही हैं, कोई खवातीन लग रही हैं और अबाया उन्होंने नकाब पहना होता है और हाथ में उन्होंने बिजली के बिल पकड़े होते हैं और वो लोगों से मदद मांग रहे होते हैं कि जी हमारी मदद करें, हम बिजली के बिल नहीं दे सकते, हम सफ़ेद पोस्ट लोग हैं और बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करते हैं। अब लोगों की मांगने की हालात इस हद तक पहुंच गए हैं कि पहले खाने पीने के लाले थे, वो एक आपकी जो बहुत ही ज़्यादा निचले तबके की क्लास थी वो आपकी जो है बिल्कुल खुडे लाइन लग गई। हर कोई परेशान, अब हर कोई परेशान, और हर बंदा जो है ना वो इस वक्त ये चाहता है कि कोई इस माहौल से, कोई इस तरह के मामला से निजात दे दे और कोई ऐसी खबर आ जाए जो बहुत ही ज़बरदस्त हो और लोग उसका थोड़ा सुख का सांस है। लेकिन हम तो इतने अरसे से तलाश भी कर रहे हैं, तलाश भी कर रहे हैं और खबरें देने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई अच्छी खबर या ठंडी हवा का झोंका नहीं आ रहा और ना आने की उम्मीद नजर आ रही है। क्या लोगों को लेना देना है जी? जीएसटी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फिक्स चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी मुस्तकिल इजाफा, आम बंदे को तो इन टर्म्स का ही नहीं पता। और अब टर्म्स का नहीं पता। अब एक और खबर सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है, वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब सोच रहे हैं, पता नहीं इस पर सदाकत है कि नहीं है, कि जी अब 15 रुपये रेडियो सर्विसेज चार्जेस भी डाल दिए जाएँ। अच्छा, पहले हमें पीटीवी सर्विस चार्जेस की समझ नहीं आ रही थी, अब रेडियो सर्विस चार्जेस भी आ रहे हैं, तो 15 रुपये उसकी तैयारी भी करें।
ये कहाँ कहाँ से किस सांस लेने तरीके पे से। चार्जेस की कोई खबर नहीं आपने। मैंने तो एक दिन आपको मजाक में कहा था कि कपड़े बदलने पे भी चार्जेस मैंने होने शुरू वही हो कहा, जाएंगे। सांस लेने पे कोई आप charges 6-7 दिन एक ही कपड़े पहन के और लोगों के आगे, और जितने भी हमारे ये अथॉरिटीज़ हैं टैक्स कलेक्शन वाली, उनके आगे तो अब आपको गुर्बत का मुकम्मल तौर पे ड्रामा करना पड़ेगा, क्योंकि इनको नज़र आना बंद हो गया है। इनको गरीब की हालत जो है वो नज़र नहीं आ रही, इनको नहीं नज़र आ रहा कि कौन किस तरह कितना मरता जा रहा है, किस तरह उसके हालात रोज़मर्रा की ज़िंदगी उसके लिए मुश्किल होती जा रही है। तो भाई आप अब अपना पेट नंगा करके दिखाएंगे तो किसी को समझ आएगा कि कितने मुश्किल हालात हो गए हैं। और जाहिर बात है ये प्रिविलेज क्लास है, वुज़रा हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुलिस नहीं हैं, फर्क पड़ता। इनको तो फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। इनकी फर्क पड़ता जिंदगी है हम लोगों सब्सिडाइज को। पे चल रही है और आवाम के टैक्सों के पैसों से उनको जिंदगी लेविश जो है, यकीन माने वो मिल लोग रही है। कहते हैं कि उनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं। हर टाइम बीमारियों का शिकार लोग होते जा रहे हैं, जी। हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होते जा रहे हैं। जिस बंदे ने सारा दिन मेहनत करनी है और उसको आप पता चल रहा है जी आज फिर बिजली महंगी हो गई है, आज फिर पेट्रोल महंगा हो गया है, आज फिर लोग रोजमर्रा इस्तेमाल की नफ्सियाती चीजें- मरीज हो रहे हैं जो अभी आपको बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। आपको अगर एक बंदे के नफ्सियात का शिकार है तो आपको भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको आइंदा आने वाले वक्त में ये हमारी बातें या जो मैं कर रहा हूँ ये बात आपको नजर आएगी। हर बंदा इस वक्त नफ्सियाती उलझनों का शिकार ऐसे ही है। और जो टाइम गुजरता जा रहा है ना, आप यही कहेंगे कि बेहतर है, क्योंकि आगे मजीद टाइम खराब ही आ रहा है। ये लीड मेरे ख्याल से शायद सिपरा साहब उस दिन हंस रहे थे कि मेरी तो दुकान इस तरह से चमकी रहेगी क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है, और इसी तरह से खबरें आपके पास महंगाई की आती रहेंगी सर्दी आने के बावजूद। सो आप इस चीज़ से ईजी हो जाए, इसको रूटीन बना लें। यहाँ से आपको कोई ठंडी हवा का झोंका नहीं आने वाला है। आप जितनी मर्जी बचत कर लें, जितनी मर्जी आप कह लें कि हमने बिल बचाना है, ये करना है, वो करना है, मतलब नहीं हो सकता पॉसिबल। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और ख़बर हमारे पास अगली है जी। महंगाई तो ऑलरेडी हम हर रोज़ ही डिस्कस कर रहे हैं, ये एक रूटीन बन चुकी है, लेकिन ऐसे में बार बार मैं उन लोगों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ जो लोग मुश्किल के इस वक्त में आगे बढ़ रहे हैं और किसी ना किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की मदद कर सकें। लेकिन जो नाम हम आपके साथ लेने वाले हैं वो कोई नया नाम नहीं है, जाना माना नाम है। कोई सेहत सहूलियात की बात हो या फिर लंगर खानों की बात हो या फिर राशन तकसीम की बात हो, हमेशा से गौहर एजाज साहब का नाम जो है वो पेश रहा है। आज की खबर ये है जी, सैलाब ज़दगान के लिए भी गौहर एजाज साहब मुतहरिक है। 1 अरब की इमदाद राशन का एहतमाम किया गया है। दुरे ने आप क्या कहेंगे? देखिए जी, लाहौर में चाहे मरीजों का मसला हो, चाहे कोई दिल का मरीज है, चाहे कोई गुर्दे का, जिगर का, किसी भी तर्ज की और ये इलाज सस्ते नहीं है। किसी भी ये क्रॉनिक डिजीज़ है ना जिसको आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, उससे गुजरा है, कोई डायलिसिस करवा रहा है, किसी के स्टंट डलने हैं, किसी की जिगर की कोई मेडिसिन चल रही हैं और किसी की कोई क्रॉनिक डिजीज़ है उसको चल रही है, उसमें हमेशा गौहर एजाज साहब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। ना सिर्फ हिस्सा लिया है, हस्पतालों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाया है। और ये वो चंद अशराफिया में से हैं जिनको हमारे सियासतदान बड़ा कह देते हैं जी कि अशराफिया, लेकिन ये वो चंद गिनती के गिने चुने अशराफिया से हैं जो अपना हिस्सा दूसरों में बांटकर खुश होते हैं, ऐसे ही। और वो अशराफिया होने का हक अदा करते हैं। अगर अल्लाह ने उनको ये शर्फ बख्शा है कि वो पैसे वाले हैं, उसके उनको साथ इंसाफ करते हैं। और आज लाहौर शहर के अंदर कोई टेलीथॉन नहीं किया उन्होंने, ना किसी टेलीथॉन में फ़ोन किया, ना ही जाके उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के किसी जगह पे जाके कहा जी कि मैं आता हूँ, आए जी। बड़े बड़े लोग आ रहे होंगे, इधर तो 1 करोड़ रुपए का कुछ चेक देता है प्राइम मिनिस्टर को, तो अगले दिन फोटो सेशन आ रहा होता है जी कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब को जो 1 करोड़ का चेक दे दिया है। और अपना और अपने दोस्तों के साथ 1 अरब रुपए की इमदाद इकट्ठी करके हुकूमत के हाथों से भिजवाना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया था अपनी हद तक, सिटी फॉर 2 ने भी कैंप का आगाज़ किया, सबसे पहले लाहौर शहर में कैंप लगाया और कैंप लगा के लोगों को मोटिवेट किया कि वो निकलें और अपने अपने तई जो है वो जो कुछ कर सकते हैं करें, हमारे पास आएँ, पाक फौज के जितने भी कैंप्स हैं उनमें जाएं। हम भी पाक फौज के साथ मिलकर जो भी इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त कर रहे हैं, अंदरूनी सिंध में भी कर रहे हैं और जनूबी पंजाब में भी कर रहे हैं, ये करें। इसके साथ साथ इस तरह के मुखियर हजरात का आना जो है, मेरा ख्याल है कि लाहौर के लोगों को अपना हक अदा करना चाहिए और अपना हक अदा कर भी रहे हैं। चले गौहर एजाज साहब तो कर गए, उनके सारे साथी तो कर गए और वो और भी कर रहे हैं। ये नहीं कि बात सिर्फ 1 अरब तक रुक रही है, बात उनके राशन तकसीम करने, वहाँ पे भी लंगर खाना चलाना, लोगों को खाना फराहम करना, ये वो काम है जो लाहौर शहर से हट के, अस्पतालों में जो वो काम कर रहे हैं वो सबके उनसे साथ, हट वो के सिलसिला नहीं रुका। हाँ, लेकिन अब कोई और हाथ बटाएगा, कोई और ये शमा जलाने में मदद फराहम करेगा। हम लोगों को तो ये सोचना है
कि अगर एक बंदे ने कोई शमा रोशन की है तो उसके साथ कितनी शमाएं मज़ीद रोशन की जाएंगी और कितने ज़्यादा लोगों को मज़ीद ये सिलसिला बढ़ाने में आप मोटिवेट करेंगे, आप किस तरह से इस चीज़ को पॉजिटिव लेंगे। मकसद हम लोगों का ये नहीं होता कि हमने किसी भी हस्ती को बहुत बड़ा बना के दिखाना होता है। मकसद हमारा ये है कि हम उन लोगों को दिखाएं जो बेलॉस काम कर रहे हैं, जिनकी कोई प्रमोशन जो है वो उस तरह से रिक्वायर्ड नहीं है, जिन्होंने ऐवान वज़ीर आज़म में जाके चेक नहीं देने, जिन्होंने ऐवान सदारत में जो सदर मनसब है उसको जाके नवाजना नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्होंने जस्ट काम करना है और काम करके आगे रवाना करना है। हमारा मकसद तो यही दिखाना होता है ना। तो इसके बाद जो जितना कर सकता है हम अब भी रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे आप सिटी 42 के ताउन से, चाहे आप पाकिस्तान आर्मी के ताउन से, चाहे आप इस तरह के मुखैर हज़रात जिस तरह गौहर एजाज साहब अपना काम कर रहे हैं, इन लोगों पे ट्रस्ट करें। और ये टाइम है, क्योंकि टाइम तो गुजर जाएगा, लेकिन जो आपने गुड डीड्स की होंगी वो किसी न किसी जगह पे आपके आगे जमा होकर ज़रूर आएंगी। और ऐसे लोगों की हौसला अफजाई मेरा ख्याल करनी चाहिए। हमें मीडिया पे भी बैठ के जितना कुछ कर सकते हैं, मीडिया से हट के भी जितनी महफिलों में इस चीज़ का जिक्र और तस्करा कर सकते हैं हमें करना चाहिए, रिगार्डलेस कि कोई हमें अब सियासत की नज़र ये ना कर दे जी कि ये तो जो है मतलब कि ऐसे सहाफ़ी हैं, ये ऐसे एंकर हैं, तो हमें इसकी कोई नजर ना कर दे। हमें किसी की गुड डीड्स को तस्करा करते हुए बिल्कुल भी चौंकना नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस पे फिर जो आपको कमेंट्स मिल रहे हैं उनकी आप परवाह मत करें, आप सिर्फ ये देखें कि आप बात जो है वो नेक नियति से कर रहे हैं, मकसद इसका क्या है। और दूसरा, मैं हर रोज़ एक चीज़ मेंशन कर रही हूँ कि अगर आप समझते हैं कि मदद करनी है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सामान होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितनी सकत रखते हैं अपने मुताबिक आप कोशिश कीजिए। और सबसे पहले आपने ये ज़रूर देखना है कि जो सामान आप जिस जगह पे भी पहुंचा रहे हैं वहाँ से वो मुस्तहिक लोगों तक पहुंचेगा भी या नहीं। सो नाज़रीन, ये तो जी हमारे पास सहती खबर जी सैलाब ज़दगान के लिए जिस तरह से शहर में इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, तमाम मुखैर हजरात आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद अगली खबर की तरफ हम आ जाते हैं जी। अगली खबर बिल्कुल ऐसे फिर आपको चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, तो ये बड़ी खुली बात है कि फियर फैक्टर्स हैं ना, ये वहाँ जाएंगे और ना इस तरह से लोगों को। और यही वजह ना कि वहाँ जाने का नाम भी कोई नहीं ले रहा, पता है कि वहाँ जाके फिर किन हालात का सामना करना पड़ेगा। खैर, अब हमने बात करनी है जी महंगाई की। इसको स्टॉप नहीं लगने वाला, ये नॉन स्टॉप है, हर रोज़ का मसला है, हर रोज़ की खबर है और हर रोज़ हमने आपके साथ इसको शेयर करना ही करना है। चाय की पत्ती है, उसकी कीमत में इजाफा हो गया। अब खैर बिस्किट बच्चों के लिए आपने खरीदने हैं, मायनीज वगैरह तो मैं कहती हूँ निकाल ही देना अपनी लिस्ट में से, ये आप ग्रॉसरी में अब मत चीज़ें खरीदें। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ ही रहेगा। वेलकम बैक। और एक लंबी लिस्ट है जी जो कि चीज़ें महंगी हुई हैं। उनमें जी बच्चों के दूध का डब्बा महंगा हुआ है और उसके बाद चाय की पत्ती महंगी हुई है। अच्छा जी, चाय जो था हम बार बार कहते हैं, मशवरे भी दिए गए दुरे आप कि दिन में 1 कप पीना शुरू कर दें। अब हमारे लिए तो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर चाय की पत्ती का अगर पैकेट आपने ख़रीदना है तो वो आपको 1300, 1400, 1500 में मिलेगा, 800-900 में छोटा पैकेट मिलेगा। तो फिर मेरे ख्याल से बाकी चाय नहीं कोई पिएगा। नहीं, वो असल में आपकी जहन साजी कर रहे थे, आपको माइंड आपका मेकअप कर रहे थे, आपकी तैयारी करवा रहे थे कि आप जो है ना वो चाय पीना छोड़ दें, क्योंकि जो हम चाय की पत्ती के साथ करने जा रहे हैं, आपको चाय से नफरत हो जानी है। आप इतनी महंगी चाय का कप पी रहे होंगे कि जो है आपको ये चीज़ का एहसास होगा कि मुझे चाय छोड़ देनी चाहिए थी, मुझे चाय तर्क करके जो है ना किसी ऑल्टरनेट सोर्स पे चला जाना चाहिए था। अब चाय का भी देखें ना, मैं अक्सर ये बात पिछली गवर्नमेंट में भी मैं बात करता था कि यार आप अगर एक चीज़ लोगों के मुंह से छीन रहे हैं तो कुछ ऑल्टरनेट बता देना। आप कुछ ऑल्टरनेट ज़राए में बताएं जी कि अगर आप चीनी इस्तेमाल नहीं करते तो गुड़ कर लें, अगर गुड़ नहीं मिलता तो क्या कर लें। माजरत के साथ ऑल्टरनेट पे भी जाएं तो सस्ती चीजें नहीं तो अब आप मुझे ये बताएं, जो बंदा मेहनत करता है, जो बंदा ऑफिस में बैठ के या फील्ड में बैठ के या काम करता है या मजदूरी करता है, तो चाय एक ऐसा मशरूब है जो उसको बाज़ औक़ात थोड़ी ज़हनी और जिस्मानी तौर पे रिलैक्स करता है, कुछ तक़वियत देता है और कुछ आप जो है दोबारा से अलर्ट हो जाते हैं। और अगर जो जिस तरह गोरे कॉफ़ी पीते हैं तो फिर वो तो बिल्कुल ही पागल हुए ना, उनको तो कॉफ़ी पीने का जवाब ही नहीं अगर इसके अंदर कुछ नहीं है। अगर कॉफ़ी या चाय के अंदर कुछ तासीर नहीं है तो फिर पूरे यूरोपियंस और पूरे अमेरिकन जो है ना उनका भी एक ज़हनी टेस्ट करा देना चाहिए। अमेरिकन या यूरोपियंस वो मिनट के बाद कॉफ़ी का कप पकड़ लेते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, उनको ना दिल के मसले होते हैं, ना उनके अंदर कोई एक्स्ट्रा बॉडी की चर्बी पैदा होती है, ना उनको कोलेस्ट्रॉल के मसले होते हैं, चुस्त वो रहते हैं, ज़हनी तौर पे एक्टिव वो रहते हैं। और ये तमाम तर फ़वाइद जो हैं वो कॉफ़ी चाय के अंदर ये साइंटिफिक अप्रूव्ड है, ये कोई मैं और आप साइंस बैठ के नहीं कर रहे। चलें, ये तो मैं खैर इसलिए समझाया कि कुछ चीज़ें हमारे सरकारी भाईजान हमारी दस्तरस में नहीं होती,
कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ज़रूरी भी होती हैं। चलें जी, चाय छोड़ दी, अब आगे आप कौन सी चीज़ छोड़ेंगे? अच्छा, आप बिस्किट छोड़ दें। मैंने अभी रिसेंटली अपनी बेटी के लिए बिस्किट खरीदे और आप यकीन माने वो जो हमारे बचपन में बिस्किट मिलते थे, अगर आप टिक्की पैक ले रहे हैं, टिक्की पैक के अंदर बिस्किट कितने हैं? सिर्फ 2। आप इशारतन जो है ना वो बात फिर एक मिनिस्टर हैं और उनकी तरफ लेके जा रही हैं कि उनसे किसी ने सवाल किया कि अच्छा कोकोमो के पैकेट में कितने कोकोमो होते हैं तो वो थोड़ा सोच में पड़े और उनको खुद भी थोड़ा सा उन्होंने कहा नहीं 3 4 5 जो है ना वो होते हैं। और ये यकीन करें, मैं जब स्कूल कॉलेज में या स्कूल में चले बात करते हैं ना, स्कूल में था ना तो ये ढेर सारे कोकोमो होते थे। वही तो कह रही हूँ मतलब टिक्की पैक बिस्किट जब हम स्कूल लेके जाते थे तो अभी तो मैंने जो टिक्की पैक खरीदे मैं बिल्कुल, और फिर क्वालिटी भी आप और बिस्किट की थिकनेस चेक करें। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, क्वालिटी बिस्किट जो है ना वो पहले तो होता था कि आप चाय में डुबोते थे। चले देसी बात, थोड़ी लाइट बात भी कर लीजिए, महंगाई तो हो गई है, अब लोगों को थोड़ा सा ना चाय ही खा लेती है। अब तो आप चाय में डुबोने के रिस्क भी नहीं ले सकते ना। मैंने उसका क्या हल निकाला है, मैं बिस्किट खाता हूँ और ऊपर से चाय का घूम ले लेता हूँ, यही रहता है। तो मैं नहीं रिस्क लेता कि उसको चाय में डुबाऊं। लेकिन पहले ये होता था कि हम कोई बिस्किट चाय में डुबोते थे तो वो साबुत हमारे मुंह तक पहुंच जाता था, लेकिन अब नहीं होता। थिकनेस क्वांटिटी बेहतर, इन्होंने क्वालिटी में भी, इन्होंने क्वांटिटी में भी, इन्होंने थिकनेस में भी, इन्होंने उसकी प्राइस पे, हर चीज पे इन्होंने जो है ना उसका कमाल कर। चले आगे आ जाए, आप छोड़ दें। आप नहीं, आपने अचार भी नहीं लेना, मिक्स अचार अगर आप लेंगे वो भी बहुत नहीं, मायोनीज भी नहीं खरीदनी, ये तो शशके हैं। मायोनीज तो पता नहीं कितने महीने से नहीं खाया। मैं वही कह रही हूँ, ये शशके हैं, छोड़ दें आप। अच्छा जी, आगे चलें, अचार भी छोड़ दिया, केचप समाओ चलें आप ना खाएंगे, लेकिन जब कोई मेहमान आ जाते हैं और जरूरत की चीज है जी, तो आगे आपको थोड़ा पकौड़े समोसे या नगेट्स वगैरह रखने में तो आपको करने पड़ते हैं जी। अच्छा जी, अब बच्चों के दूध का, इसके बगैर मेरा गुजारा फिलहाल नहीं, मेरा ख्याल है कि आधे पाकिस्तान का गुजारा नहीं है, फिलहाल नहीं है। तो बच्चों के दूध का आप क्या करेंगे? तो मकसद ये है थोड़ा सा इस चीज़ को ह्यूमन एंगल में देखने का भी। हम तो चले मजाक करके, हंसी मजाक करके थोड़ा सा लोगों को भी थोड़ा सा कंफर्ट, और ये चीजें बताने का मकसद ये था कि ये वो चीजों की लिस्ट है जो महंगी हुई हैं, 50 चीजें, और लिस्ट में बहुत सारी वो चीजें हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं। आज बताने का मकसद ये भी खबर में था, और बहुत सारी चीजों का जो गुजारा नहीं है उनकी क्वालिटी क्या हो गई है। अब देखिए, साबुन के बगैर गुजारा है किसी का, और आप सस्ता साबुन ले लें, एक्चुअली उसमें से स्मेल आती है दुरे नायाब। मैं अब एक बात यकीन माने, अब मैं एक बात आपको बताता हूँ कि गांव के जो लोग होते थे ना, वो बाजू का कपड़े धोने वाले साबुन से भी नहा लेते थे ऐसे ही। और मैंने उनको काफ़ी चीज़ों को ऑब्जर्व किया ना, तो उस वक्त तो खैर बहुत सारे सोप चलते थे कपड़े धोने वाले, उसी से वो बाल धो लेते थे, उसी से नहा लेते थे, उसी से कपड़े धो के बाहर आ जाते थे। और उस वक्त भी वो साबुन की जो टिक्की होती थी ना, क्वालिटी तब चीजों की ऐसी नहीं थी। आप क्वालिटी और कीमत में वाजिया डिफरेंस होता था, ऐसे ही है। अब तो आपकी क्वालिटी और कीमत में कोई डिफरेंस रह ही नहीं गया। आप चाहे कोई नहाने वाला साबुन ले लें, चाहे कपड़े धोने वाला साबुन ले लें, दोनों की क्वालिटी कमतर और उनकी कीमत जो है ना वो बदतर हो गई है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा जी, चलें और बड़ी सारी चीज़ें हम इसके अंदर थी जी। आपने शुक्र है कि ये नहीं कर दिया कि नहीं, नूडल्स की तो मैंने बात ही नहीं की ना, वो तो ये मैंने कहा ये शशके हैं, ये वाली चीज़ें तो आप अपनी ज़िंदगी से निकाल ही दें। अब साबुन के बगैर आपका गुजारा नहीं है, हालांकि ऑयल के बगैर। नूडल एक सस्ती यशी होती थी कि चलो किसी टाइम आपका कुछ बहुत खाने को दिल नहीं कर रहा, आपको बड़ा बड़ा फील हो रहा है, आप कह रहे हैं कि रोटी स्किप करनी है, तो आप गए हैं, आप छोटा सा पैकेट लाए हैं, पैकेट ला के आपने 10 मिनट में उबाला है, 12 मिनट में, और आपने खा भी लिया, और या किसी बच्चे को भी खिला दिया, तो चलो आपका गुजारा हो गया। और उस वक्त ये हार्डली जो नूडल का पैकेट है कितने का होगा? मेरा ख्याल ये जब से मुझे याद है, अब तो मैंने बहुत अरसे से खुद भी बहुत सारी चीज़ें नहीं खाई, क्योंकि हम इसको अपने लिए लग्जरी आइटम तस्वर कर चुके हैं। बिल्कुल, हम कहते हैं कि जी लग्जरी आइटम है, हम तो ना केचप, ना मायोनीज, ना इंपोर्टेड बिस्किट, दूर की बात, अब तो लोकल बिस्किट भी नहीं। आपके जो ये खुश दूध हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के दूध हैं, आपके डब्बे के दूध हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अब खुले दूध में क्या आपको बेचा जा रहा है आपके सामने है। फूड अथॉरिटी रोज जो प्रेशर करती है, इतना दूध ज़ाया करती है, लेकिन रोकथाम कहीं नहीं है। वही खुला दूध आपको किसी न किसी सूरत में कहीं मिल जाता है। आपको इतनी अवेयरनेस ही नहीं है, आपके पास इतनी सख्त ही नहीं है कि आप उसको चेक करवा लें किसी लेबॉर्ट्री में भेज के, दूध का सैंपल लेकर आप कहें जी हाँ जी अब इस दुकान से दूध लेना है मैंने, ये बड़ा सर्टिफाइड हो गया है। आपके पास ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है और आपके पास ऐसी कोई इस्तात नहीं है कि आप चीज़ों पर खर्चा करें। आप 200 रुपये का दूध लेने की खातिर अब 500 रुपये का जो है वो टेस्ट कराने से रहे। आपके पास तो इतनी फैसिलिटी भी यहाँ नहीं है कि ये चीज़ें एट गवर्नमेंट कॉस्ट होनी चाहिए। ये चीज़ें आम आवाम पे नहीं होनी चाहिए। सरकार को खुद चाहिए वो रैंडम टेस्टिंग करे, वो जाके मुख्तलिफ दुकानों पे जाके इन चीज़ों की रैंडम टेस्टिंग करे, मुख्तलिफ फैक्ट्री में जाके ये जो प्रोडक्ट पैक हो रही हैं जिसमें बिस्किट्स हैं, नूडल्स हैं, सारी चीज़ें हैं,
उन डब्बा बंद, उन शॉपर बंद की चीज़ों की भी रैंडम टेस्टिंग करे और सरकार इसका खर्चा खुद बर्दाश्त करे तो चीज़ें कंट्रोल होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही है आजकल तो ये है कि आप, मेरे साथ बहुत दफ़ा ये हुआ है कि मैं अपनी तरफ से चीज़ों में बड़ा पैकेट रखती हूँ, वो जब आप टूथपेस्ट देख लें खोलें तो अंदर वो बिल्कुल ही छोटी है और उसकी पैकिंग इतनी बड़ी है। सो इस तरह से लोगों को आपको वो फील नहीं होती कि बहुत सारी चीज़ों में हवा है। टूथपेस्ट अगर बहुत बड़ी भी ले ली है तो तकरीबन उसके एक पोर्शन पे जो से 1/3 कह सकते हैं उसके अंदर तो हवा होती है। और बहुत सारी चीज़ों में क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो कि हमारे पाकिस्तान में इस टाइम बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें आवाम को बेची जा रही हैं, जो इस्तेमाल के लिए दी जा रही हैं सार्फिन को, जो खिलाई पिलाई जा रही हैं, उसके अंदर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? सही बात अल्लाह के फजल से हमारे अंदर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ही नहीं है। क्वालिटी छोड़ें, आप वेट नहीं किसी चीज का देख सकते जो ऊपर लिखा है उतना है या नहीं है। आप देखें ना, वही एश्योर करेंगे। मैं एक और चीज़ पे बड़ा हैरान हुआ, मैंने अपने छोटे भाई को भेजा कि यूटिलिटी स्टोर से जाके ना आप ऑयल का पैकेट ले आओ, और वो मैंने सुना है कि वहाँ पे फलाना ऑयल है, नाम लेना मुनासिब नहीं है तो मैं नाम भी ले देता। उस ऑयल के डब्बे पे इतनी रियायत है। वो कहता है कि वापस आया तो दूसरा लेके आया था। मैंने कहा मैंने तो आपको फलाना, कहता भाई वो तो 1 किलो ही पूरा नहीं था, उसके तो ऊपर जब मैंने पढ़ा तो 900 ग्राम लिखा था, यानी कि वहाँ भी डंडी। आप 1 लीटर 1 किलो के जो पैकेट के अंदर भी डंडी मार रहे हैं और यूटिलिटी स्टोर पे उसको बेच के उसके साथ सारे मामला देख रहे हैं। और जब अगर कोई पढ़ लेता है, अव्वल तो कोई पढ़ता नहीं है क्योंकि उसके पैकेट में कोई फर्क नहीं होता बहुत ज्यादा, अव्वल कहीं बहुत छोटा सा लिखा होता है 900 ग्राम। हर जगह पे आप देख लें लोगों की मनमानियां चल रही हैं, जिसने जिस तरह काम करना है, क्योंकि सबको पता है हमें कोई पूछने वाला नहीं है। एलपीजी पे आ जाते हैं जी, एलपीजी माफिया की मनमानियां, सिलेंडर गायब हो गए हैं, फी किलो कीमत 300 रुपए हो गई है। जिस चीज की मांग बढ़ती है लोग देखते हैं अच्छा यहाँ पर महंगाई हो रही है, इनको कुछ नहीं कह रहा, हमें कौन पूछने वाला है, तो बस चलो हम भी। और जब तक दिहाड़ी का सीजन है दिहाड़ी लगाओ, जितने दिन मौजें हैं उतने दिन मौजें करो। अब सरकार जब दोनों हाथों तो से, आगे सर्दियों में गैस नहीं आनी है, लोगों को लग पता जा रहा है। देखे ना, जब सरकार दोनों हाथों से लूट रही हो, आवाम की जेबों से पैसे निकाल रही हो, बेजा टैक्सीज के भरमार हो, आवाम का एहसास ना हो, तो फिर इस तरह के माफिया तो सर उठाते हैं। और इस तरह के माफिया जो हैं वो जाहिर बात है बहुत सारे लोगों के आशीर्वाद भी लेते हैं, सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं और फिर मिलकर खाते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ टाइम एट कॉस्ट रिस्क जो है वो किसके खाते हैं? वो आपके खाते हैं, वो मेरे खाते हैं, वो आम कंज्यूमर के खाते हैं। अभी 300 रुपये है, अभी 300 रुपये है। और जब आप देखें ना सर्दियां आएंगी, मेरे पास आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी, ऑप्शन कोई नहीं होगी। आप अभी से फोर्स ही नहीं कर सकते ये 500 के करीब जाएगी, ये बिल्कुल जाएगी 500 के करीब। सही कह रहे हैं। और आप, मेरा ख्याल है खाना भी जो है ना सूंघ सूंघ के पकाया करेंगे कि यार गैस थोड़ी लगाओ, खाना नहीं पकड़ा, और खाना को पकाने के लिए गैस यूज कर लेंगे तो 500 रुपए किलो सिलेंडर पे जो गैस कौन भरवाएगा? बिल्कुल। कितने दिन भरवाएंगे, कितने महीने आप इस तरह से चलेंगे? और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज पे अगर सरकार से बात करें तो काम ही कोई नहीं हो रहा। इसके बाद ये जाएंगे तो और एक मीसना सा मुंह बना के जो है ना वो सारे कह देते हैं कि जी वो परचेज तो पिछली गवर्नमेंट ने करनी थी, वो टाइम था एलपीजी परचेज करने का, वो टाइम था ऑर्डर देने का, अच्छा, उस पर डॉलर भी रेट कम समझ आती दुरेन है। आप मैं लोगों को क्या क्या कहूँ कि अच्छा ये चीज़ आप ना खरीदें। हम लाइटर नोट पे कह रहे थे अच्छा ये चीज़ भी आप अपनी ग्रॉसरी में से बाहर निकाल दें, ये भी निकाल दें, ये भी निकाल दें। लोग खरीदें क्या? फिर लोगों ने जिन्होंने गुजारा करना है, बिजली कम इस्तेमाल करनी है, अगर जो लोग एलपीजी सारिफीन है, क्या वो एलपीजी भी कम इस्तेमाल? लोग खरीद क्या रहे हैं आप मुझे बताएं ना। आप एक दिन स्टोर में जाके खड़ी हो जाएं, किसी दुकान पर खड़ी हो जाएं, जाके सर्वे शुरू कर दें। सर हम खुद ग्रॉसरी करते हैं तो आधी से ज्यादा चीजें बाहर निकाल देते हैं जब बिल बनता है। मैं यही कह रहा हूँ, आप क्या खरीद रहे हैं? वही तो कह रही हूं। आप खुद देखें ना, आप लोग क्या खरीदने के काबिल रह चुके हैं, आपके अंदर कितनी सकत रह चुकी है। मैं तो कहता हूँ कि मेरा ख्याल है कि 60% चीजें जो हैं वो वैसे ही वाइप आउट कर चुके हैं। ऐसे ही है जी, टाइम बहुत कम है हमारे पास। थैंक यू सो मच नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हम। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से शो में कहेंगे। नाज़रीन, हम बहुत सारे शोज करते हैं कि आप जिंदगी में कामयाब कैसे हो सकते हैं, कामयाबी का ज़ामिन क्या चीज़ है। बहुत सारे लोग हम देखते हैं जिंदगी में माशाल्लाह माशाल्लाह कहाँ से स्टार्ट लेते हैं, कहाँ पहुँच जाते हैं। सो उनकी कामयाबी की जब हम स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं तो पीछे राज क्या निकलता है? सिर्फ और सिर्फ मेहनत, लगन। आप चाहे देर से किसी मकाम पे पहुंचे, मैं नहीं मानती कि ज़िंदगी में किसी ने मेहनत की है, लगन से काम किया है, एक्चुअली जिद्दोजहद की है और सिर्फ अपने काम को वक्त दिया है, वो किसी मकाम पे ना पहुंचे। हो सकता है कि अच्छा वक्त थोड़ी देर से आए, लेकिन आपका मुंतज़िर ज़रूर होता है। आपकी मेहनत, आपकी लगन आपको वो मकाम ज़रूर दिलाती है और नाम आपका ज़रूर बनता है, अगर आप एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं, अपने काम के साथ इंसाफ कर रहे हैं।
तो मेहनत की तो कोई मिसाल ही नहीं है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में आप कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, मेहनत कर रहे हैं तो आप इसी लेवल पे पहुंचेंगे। सो वो लोग जो कि मेहनत करके मुश्किल वक्त गुजार के अपना नाम बनाते हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम जाना माना जाता है। मेहनत की स्टोरीज तो हम आपके साथ शेयर करते ही रहते हैं कि अच्छा जी अगर आपने कुछ करना है तो आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं ऐसे ही एक बाहिम्मत मेहनती शख्स से जिनसे हम अक्सर आपको मिलवाते रहते हैं, लेकिन तब हम थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो में बात करते हैं। आज उनकी मेहनत की दास्तान जो कि उनको इस मकाम पर ले आई है, उनकी लगन की स्टोरी जो कि उनको इस मकाम पर ले आई है कि माशाल्लाह से उनको अवार्ड से नवाजा गया है कि मोस्ट टैलेंटेड पाकिस्तानी 2022 का। माशाल्लाह उनके टैलेंट को सराहा गया है, उनकी खिदमात को सराहा गया है और उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। इरशाद बी अंजुम साहब की मैं बात कर रही हूँ जो कि GMA फ्लैटीज अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। मैंने कहा कि माशाल्लाह सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस अवार्ड की। आपने सोचा था कभी कि आपकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए आपको अवार्ड मिले? मैं सोचता था बाज़ औक़ात ये जो इनिशिएटिव लिया है रेड आइज़ बोल्डन बॉडी कंपनी में, आई थिंक ये इनिशिएटिव लेना चाहिए था गवर्नमेंट को, इनको रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए था कि ये आदमी हाउ ही स्टार्टेड वेयर इज़ राइट नाउ, बट आई अप्रिशिएट रेड आइज़ कंपनी, किसी ने तो रिकॉग्नाइज़ किया और उन्होंने मेरी रेज़्यूमे मांगी और रेज़्यूमे के साथ उन्होंने कहा था जी कि वी वांट टू गिव यू अवार्ड। तो 4 सितंबर को हमारे होटल में फंक्शन हुआ, डॉक्टर अमजद साहब थे, उन्होंने हमें ये बिल्कुल मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपके लिए मोटिवेशन होती हैं। आप मज़ीद आगे बढ़ के काम करने की, खिदमत के जज्बे से आगे बढ़ने की आपका जो वो होता है ना कि मोटिवेट हो जाते हैं आपके, अब आपने मज़ीद आगे बढ़ना है। इरशाद बी अंजुम साहब की हमने स्ट्रगल की स्टोरी आपके साथ आज ज़रूर शेयर करनी है, क्योंकि हम कहते हैं फ़लाँ बंदा बड़ा कामयाब है, फ़लाँ बंदा इस मकाम पे पहुंचा है तो बड़ा आसान सफ़र होगा। आज अगर आप सूटेड बूटेड हैं, आज अगर आपके पीछे इतने सारे लोग हैं, आपके नीचे इतना सारा अमला काम कर रहा है, तो इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है जो अक्सर हमने ऑफ कैमरा इरशाद बी अंजुम साहब अपनी चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं। मैं चाहूँगी ये कामयाबी की स्टोरी आज हमारे नाजरीन के साथ भी डिस्कस करें। कैसे स्टार्ट लिया आपने? आई स्टार्टेड माई कैरियर एज ए बॉय, एज ए ट्रेनिंग, एज ए वेटर अर्ली 70s में, तो इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में। और उसके बाद फिर मैं चला गया, दुबई चला गया। आई स्पेंड ऑलमोस्ट 1 year, आई वाज देयर एज ए कास्ट कंट्रोलर। उसके बाद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वेस्ट जर्मनी जाऊँ। आई वेंट टू हाइडलबर्ग। कुछ जर्मन ज़बान आती थी, सुबह पढ़ना, फिर शाम को डिश वॉशिंग करनी। जैसे ज़बान पे अबूर हासिल हो गया, उसके बाद फिर मैंने होटल फैक्ट्री से डिप्लोमा लिया होटलिंग का। आई स्पेंड ऑलमोस्ट 3.5 years इन वेस्ट जर्मनी। हाइडलबर्ग इज़ ए सिटी ऑफ वेस्ट जर्मनी। ये वो शहर है जहाँ के अल्लामा इकबाल साहब पढ़ा करते थे यूनिवर्सिटी में। वहाँ एक स्ट्रीट है, उसका नाम है इकबाल स्ट्रासे। हम बड़े शौक से जाते थे उस खड़े होकर अपनी तस्वीर वगैरह बनवानी और पाकिस्तान भिजवानी। उसमें मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अमेरिका जाऊँ। 1979 में आई वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स। वहाँ भी मैं सुबह पढ़ना, शाम को जॉब करनी। उसके बाद मुझे अच्छी एक एज ए बैंकिंग डायरेक्टर हॉलिडे इन में जॉब मिल गई। उसके बाद आई गॉट प्रमोटेड, देन आई बिकम द डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज। तो 1985 में आई बिकम द डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज ऑफ द ईयर। और 1987 में मुझे हाशु ग्रुप ने अप्रोच किया। जब उन्होंने मेरा आर्टिकल देखा कि मैंने पूरे कैलिफोर्निया में टॉप किया, उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू जॉइन पर्ल कनिन होटल। तो मैंने कहा अच्छा इस बारे में सोचता हूँ। लेकिन जब भी मैं पाकिस्तान आता था तो डैडी को बताना कि मैं डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज हूँ, तो डैडी कहते बेटा लोग मजाक उड़ाते हैं, वेट शेटर होगा, तो कहते हैं डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज है। तो बेटा बात तो ये पाकिस्तान आओ तो पाकिस्तान आके तुम्हारा स्टेटस होना चाहिए। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा कि आप डायरेक्टर F&B हैं, और मैं लोगों से कहता फिर तो लोग यकीन जानते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया कि डैडी की बात को मैं पूरा करूं। फिर पाकिस्तान में गोरों का राज था। मैंने सोचा जो भी मैंने जर्मनी में पढ़ा है सीखा है, जो मैं अमेरिका में पढ़ा है सीखा है, क्योंकि मैं हॉलिडे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टेनेसी में मैंने GM का कोर्स किया, फिर एक और मैंने यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा हासिल किया और भी कई कोर्सेज़ वगैरह किए। तो 1988 में मैं पाकिस्तान आ गया और पर्ल कराची में एज ए फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर। आई स्पेंड ओनली 8 months। दे प्रमोटेड मी एज ए असिस्टेंट जनरल मैनेजर टू पर्ल होटल लाहौर। मैं लाहौर आ गया। वो ऑफिस जिसमें मैंने एज ए बॉय एज ए ट्रेनी इंटरव्यू दिया था,
नो आई एम सिटिंग ऑन दैट चेयर। जिस पे चेयर गोरा बैठा हुआ था, वो डरते डरते कांपते कांपते मैंने इंटरव्यू दिया था, अंग्रेज़ी बोल नहीं सकूँगा, कैसे एंटर होऊंगा। एनीवे ही सिलेक्टेड मी। तो 1992 में आई बिकम द जनरल मैनेजर ऑफ पर्ल कॉन्टिनेंटल बुरबन। बुरबन में पहले 8 माह में 4 GM फेल हो चुके थे, 2 गोरे 2 पाकिस्तानी। तो शिवानी साहब दे ट्राइड मी, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह आई मेड इट। I spent almost 5.5 years over there. But I don't want to take the credit. I give the credit to my team. Team, माशाल्लाह, wherever I go, got the best team. तो वो होटल बड़ा लॉस में जा रहा था, तो फिर मैंने स्पिरिट्स वगैरह कम किए, एक्टिविटीज़ वगैरह की, म्यूज़िक इवन की। आई गिव फुल क्रेडिट टू ज़िले हुमा और ईसा खेलवी साहब, नुसरत अली साहब, आपदा परवीन। उन काफ़ी मैं इवेंट्स वगैरह कराया करता था। उससे हमारे पीसी जो बुरबन था, उसको बाकी बिजनेस का ठीक ठाक हो गया, उसको बिस मिली। देन आई वेंट टू कराची पीसी। आई स्पेंड ऑलमोस्ट ओवर देयर 2.5 years, no 1 year only. Then they transferred me to PC लाहौर। वो होटल जहाँ की मैंने बॉय ट्रेनिंग स्टार्ट किया था, आई बिकम द जनरल मैनेजर ऑफ दैट होटल, द लार्जेस्ट होटल ऑफ पाकिस्तान, 6 and 7 रूम। फनी थिंग इज, जब वह ट्रेनिंग था तो 1974 में जुल्फ़िकार भुट्टो से इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की थी, तो शेख ज़ैद बिन सुल्तान ठहरे थे 501 में। मेरी जॉब थी सिर्फ पानी पोर करना, टी पोर करनी, बोलना नहीं है। अब बाय द ग्रेस ऑफ आलमतल्ला 21 साल के बाद नो आई एम स्टेइंग सेम रूम एज ए जनरल मैनेजर। ज़बरदस्त। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो कमरा जिसके अंदर मैं काम से खड़ा हूँ, सिर्फ टी पोर कर रहा हूँ, शेख ज़ैद बिन सुल्तान को चाय पोर कर रहा हूँ। नो आई एम स्टेइंग इन दैट रूम एज ए जनरल मैनेजर। इसके पीछे बड़ा हार्ड वर्क है, सेक्रीफाई है, अच्छा शादी अनम साहब, लोग अपनी स्टोरी शेयर नहीं करते हैं, आप बड़ा प्राउडली चीजें बता रहे हैं। क्योंकि मैं जब भी स्पीच वगैरह करता हूँ स्टाफ के सामने, मैं बताता हूँ भाई आई स्टार्ट एज ए वेटर, सो व्हाट, वेयर आई एम राइट नाउ। आप भी स्टार्ट एज ए कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, मेहनत करें, लगन से काम करें, काम को एज इबादत लें, एंड यू विल बी ऑन द पीक वन डे। मैं जब भी किसी रिसेप्शनिस्ट का, वेटर का, वेट्रेस का इंटरव्यू लेता हूँ, मैं तुम्हारा गोल क्या है, देखिए आपका गोल जरूर चाहिए, और आप टेक कर योर पेरेंट्स, मेहनत से काम करें, लगन से काम करें, अल्लाह इज़ ऑलवेज विद यू। मेरे पीछे पेरेंट्स की दुआएं हैं, दोस्तों की दुआएं हैं, और मेहनत की है, मैं घबराए कभी नहीं हूँ। मेरा मतलब कि डिश वॉशिंग भी की है, वेटरी भी की है, सारा कुछ किया है। आई एम सेल्फ मेड पर्सन। मेरे डैडी थे, रेलवे में काम करते थे, दे कांट अफोर्ड आवर एजुकेशन। उन्होंने BA के बाद कह दिया भाई आई एम सॉरी आई कांट अफोर्ड योर एजुकेशन। इसके बाद मैं इस तरफ ही आने वाली थी। माशाल्लाह से ये जो आपकी कामयाबी की इतनी लंबी हमने स्टोरी सुनी, ऑल दो कि ये चीज़ें बातें करने में बड़ी आसान लगती है, लेकिन ये जब स्ट्रगल करने लगते हैं ना, वो कहते हैं ना कि एड़ियाँ घिस जाती, वो हो जाता है। हाँ जी। सो मुझे ये बताइएगा, एजुकेशन आपने साथ साथ रखी, तो मेरे ख्याल से आपकी सबसे बड़ी कामयाबी की जामिन ही आपकी एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। एजुकेशन को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन की, उसके मैं फारिग था तो मैं अपने मामू के पास आया हुआ था, छुट्टी गुजारने के आया हुआ था। फारिग बैठा, मैं कह रही मैं फारिग बैठा हूँ तो होटल मुझे जॉब भी दिला दें, कुछ ट्रेनिंग श्रेनिंग की। ऐसा चस्का पड़ा होटल का, ऐसा चस्का पड़ा, आई एम स्टिल विद द होटल इंडस्ट्री। और मैंने कभी काम में शर्माया नहीं। मैं जर्मनी में गया तो आई वाज लुकिंग फॉर ए जॉब, तो लोगों ने मुझे कहा भाई आपको डिश वॉशिंग के अलावा जॉब नहीं मिल सकती, इसलिए कि यू डोंट नो जर्मन। आई से आई डोंट माइंड, आई कैन डू एनीथिंग, क्योंकि माय पेरेंट्स कैन अफोर्ड माय एजुकेशन। वहाँ मैं पढ़ता रहा, और जो भी काम मिला मैंने वहाँ किया है। अब आपके सामने बैठा हूँ एज ए नो आई एम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आई एम CEO राइट नाउ ऑफ द फ्लैटी ग्रुप। और माशाल्लाह नाउ वी गॉट 16 होटल इन पाकिस्तान, और आई गिव फुल केयर टू माय टीम, आई गॉट द बेस्ट टीम। और बस GM काम नहीं करता, काम तो टीम करती है, तो GM के अंदर 8 होना चाहिए कि स्टाफ से टीम को लेके चलना भी बहुत बड़ी हिम्मत। और मैं कहती हूँ कि आप इतनी बड़ी टीम से काम लेना भी कोई आम बंदा नहीं ले सकता। कभी जिंदगी में कोई हार्डशिप, कोई ऐसा वक्त आया हो कि आपको लगा हो कि शायद अब मैं नहीं कर पाऊंगा? हर किसी की जिंदगी में वो कहते हैं ना, दुख सुख तो जिंदगी का हिस्सा है। मैं बड़ा डिस्टर्ब था जब जर्मनी में गया था, तो आई वाज डूइंग डिश वॉशिंग, और बड़ा होता था कि यार मैंने ग्रेजुएशन की है, सारा कुछ किया है, वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, झुक के बर्तन धो रहा रोज़, और 8-9 घंटे काम करना, फिर सुबह कॉलेज भी ना, स्कूल भी जाना, किचन भी अपना चलाना, सारा कुछ करना है। तो जब मैं जर्मनी में था तो बड़ा था कि आई डोंट नो वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, आई हैव टेकन राइट स्टेप और नॉट। आई गॉट 2 ब्रदर, दे आर इंजीनियर,
तो मेरे डैडी भी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो मैं जर्मनी जब पढ़ रहा था तो डैडी मुझे कहते हैं कि बेटा ये क्या कोर्स होता है, होटलिंग का क्या कोर्स होता है, क्योंकि अगर अर्ली 70s में जाओ ना तो होटल में क्या होता था, कुक होते थे या वेटर होते थे। Exactly. अब माई डैडी वॉज वरीड कि मेरा बेटा कौन सा कोर्स कर रहा है भाई, या तो कुक का कोर्स का या वेटर कोर्स कर रहा है। ही वॉज वेरी मच कंसर्न अबाउट मी, बट नाउ माई डैड फील प्राउड एंड whatever I was doing, I was doing the right वो thing. आपने उसके लिए मेहनत भी बड़ी की ना कि आपने अपने फादर को और proud दूसरा feel ये कि कराया। पीसी लाहौर अब द फर्स्ट GM फर्स्ट पाकिस्तानी GM, इससे पेशे इतना मेरे बड़ा गोरा नाम GM आपके रहे हैं। साथ जुड़ा था, तो फिर वो शिफ्ट करने के पीछे वजह क्या था? हाँ, एक तो एक्चुअली हर जितने भी सक्सेसफुल आदमी के पीछे उसके एनिमीज होते हैं। आई वाज मोस्ट सक्सेसफुल जनरल मैनेजर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि मुझे 1-2 अवार्ड भी मिले थे, जनरल मैनेजर ऑफ द ईयर पीसी बुरबन में, दैन पीसी लाहौर में। बस हशवानी साहब यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक ए सन, तो जलसी बहुत ज़्यादा थी। GM की जो एज होती है ना किसी 5 स्टार होटल में 1.5-2 साल होती है, बेचारा कहने के काबू आ जाता है। आई स्पेंड 8.5 ईयर एज ए जनरल मैनेजर। बस वो कोई फैमिली में कोई ऐसा कोई चीज़ आ गई तो दे ट्रांसफर मी टू इस्लामाबाद, सो आई वाज अनहैप्पी इन इस्लामाबाद। ये अभी दो भी ग्रुप है जिनका होटल है, तो जो चीफ एग्जेक्टिव थे वो चौधरी मुनीर साहब थे। ही ऑफर मी द सेम पैकेज व्हाट आई वाज गेटिंग इन पीसी, बिकॉज़ आई वांट टू गो टू इस्लामाबाद इन हेड ऑफिस। आई एम ऑपरेशन मैन, आई एम ए मैन ऑन द फ्लोर, नॉट द ऑफिस। फिर मैं जिनकी खातर आया था, पेरेंट्स की खातर पाकिस्तान आया था, ये ट्रांसफर इस्लामाबाद, अब अनहैप्पी। तो चौधरी मुनीर साहब जो ओनर है इस होटल के, उन्होंने मुझे बेटर पैकेज ऑफ़र कर दिया, सो आई जॉइन देम। बट मैंने हशवानी साहब का तकरीबन 24 ईयर नमक खाया है। तो मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हूँ, हर नमाज में शवान साहब की दुआ करता हूँ, अपने मालकान की दुआ करता हूँ, प्रिंस की दुआ करता हूँ। इंसान को नमक हराम नहीं होना चाहिए। आई स्पेंड 24 ईयर्स विद देम, हमेशा उनकी दुआ करता हूँ। जैसे भी मेरा एंड हुआ, एंड वाज नॉट गुड, बट आई डोंट माइंड, इट हैपेंड इन द फैमिली। अच्छा वक्त जो भूल जाए मेरे ख्याल से वो तो बाप बेटे में इख्तलाफ हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली में आप देखते हैं बहन भाइयों के साथ इख्तलाफ होते हैं, तो इसकी कोई बड़ी वजह नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आप अच्छे टाइम को याद रखते हैं और उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। अब इस लंबे टाइम में मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, बंदा अपनी फैमिली को मिस करता है, अपने पेरेंट्स को मिस करता है। कितना मिस किया, बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं आपको, बहुत ज़्यादा। मैं बताऊं कि मैं जब पीसी लाहौर का GM था तो सुबह 8:30 बजे नीचे आना, मेरे बच्चे स्कूल चले गए होते थे, या ऊपर 10:30 बजे आता था तो बच्चे सो रहे होते थे। आई यूज टू मीट माई फैमिली ओनली ऑन संडे, बिकॉज मेरी बॉडी में एक जुनून है, काम 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 काम। मैं उस वक्त सेटिस्फाई होता हूँ दैट माई कस्टमर लीव हैप्पीली फ्रॉम द होटल। ये मेरी सेटिस्फेक्शन है, बिकॉज कस्टमर इज़ वन हु पेइंग मी द सैलरी। तो बाज़ का मैं ऊपर कमरे में जाना तो बेटे को बात करी, पापा पापा, मैं बात कर, जल्दी बात करें, पापा यू आर GM हियर, आई एम योर डॉटर, आराम से बात करें। इतनी चिड़चिड़ी आदत हो गई थी, तो मेरी बेटी कहती पापा आराम से बात करें, यू आर नॉट GM हियर, आई एम योर डॉटर, आराम से बात करें। एंड शी इज़ राइट। इतनी मतलब है कि देखो काम देना इतना आसान नहीं है स्टाफ से, यू हैव टू पुश देम सो हार्ड। 1600 का स्टाफ था पीसी लाहौर का, और आपने तो उनसे काम लेना, डिपार्टमेंट में एक चीज़ पे होटल को भर के रखना। अभी मुझे छोड़े हुए 8 साल हो गए हैं, 6 GM चेंज होंगे पीसी लाहौर के, अब गोरा GM काम कर रहा है वहाँ। तो आई विश हिम गुड लक, लेकिन बड़ा टफ है होटल चलाना। होटल इज़ वेरी सेंसिटिव, बड़ी डिमांडिंग जॉब है। बिल्कुल आपने सही कहा। यू हैव टू मीट टू द पीपल, यू हैव टू क्रिएट ए फैमिली इन्वायरमेंट इन द होटल। कस्टमर जब होटल में है, ही शुड नॉट फील लाइक स्ट्रेंजर। हाँ, अट्रैक्शन के लिए आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। सो मुझे ये बताएगा, जैसे आपने कहा फैमिली को भी टाइम नहीं दिया जाता, अगर आपने ज़िंदगी में कुछ करना है तो चीज़ें आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, आपको बहुत चीज़ें जो है वो छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने काम की तरफ तवज्जो देनी पड़ती है। आज का नौजवान कहता है कि यहाँ से किसी फील्ड में गए हैं, वहाँ से कामयाब हो जाए, मुमकिन नहीं है ये। मेरा बेटा इज़ राइट नाउ डिप्टी डायरेक्टर नादरा, और व्हेन ही वाज गोइंग टू ग्लासगो फॉर स्टडी, उसने मुझे कहा कि बेटा पापा मैं आई एम स्टेइंग इन द होटल सिंस 22 ईयर्स, तो क्यों ना मैं अपना होटलिंग का कोर्स करता हूँ ग्लासगो के। मैं क्या बेटा नहीं, होटलिंग में अब फैमिली लाइफ नहीं इतनी ज़्यादा, तो बेटर यू स्टे अवे फ्रॉम द होटल। हाँ जी, नो ही माशाल्लाह डिप्टी डायरेक्टर नादरा। और होटल एक टफ जॉब है, बट टफ इसलिए है कि यू फील कस्टमर इज पेइंग योर सैलरी, यू हैव टेक केयर ऑफ देम। मैं जॉब को लेता हूँ एज इबादत, क्रेज़, शौक। वही मैं चाहता हूँ अपने स्टाफ के अंदर वही चीज़ डालूँ
ताकि होटल कामयाब हो। पर्सनालिटी में किस तरह से अपनी चेंज लेकर आए? आपको टाइम की पाबंदी करनी पड़ती है, आपको हाइजीन का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, वो चीज़ें जब तक आप में खुद नहीं ना होती हैं, जी। आप वो चीज़ें अपने इर्द गिर्द भी नहीं कर सकते हैं। सो कुछ अपने बारे में बताइएगा, जिन चीज़ों को आपने कहा कि भाई इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। देखिए, मैं आई सपोज बी इन ऑफिस 9 o'clock और मैं पूरे 9 बजे सुबह दफ्तर में होता हूँ, ठीक है। मेरे डिपार्टमेंट 9 बजे आता है, मैं पूरे 9 पहुँचा होता हूँ। आता हूँ दफ्तर में, आता हूँ, मैं तिलावत करता हूँ, कुरान पाक की तिलावत करता हूँ, फिर प्रॉपर्टी का राउंड लगाता हूँ, फिर हमारी ब्रीफिंग होती है। आई एम वेरी पंक्चुअल, इवन गोइंग डिनर समवेयर और इन द होटल। मैं तो मेरी घर में भी बात का मेरी मिसेस के साथ की बात होती है, अगर 8 बजे जान तो मैं कह दूँगा 7:30 पे तैयार है, 7:30 बजे निकलना है, मुझे पता से 15-20 लगा देने हैं। तो आई एम वेरी वेरी पंक्चुअल गोइंग समवेयर या होटल के अंदर। कोई मैं स्टाफ से भी कहता हूँ कि प्लीज़ बी पंक्चुअल एट द जॉब। आप देखा हो कि मैं जब भी इंटरव्यू के लिए आता हूँ शार्प 5-10 मिनट पहले पहुँचा होता हूँ। दिस समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपकी नई जनरेशन लैक कर रही है। दैट्स इट इज नॉट राइट। हमारे होटल में की शादी होती है, मैं देखता हूँ जो होस्ट है 7 o'clock लिखा हुआ है, होस्ट 7:30 बजे आ रहा है और बारात पहुंची हुई है। व्हाट इज दिस? देयर इज नोबडी टू रिसीव द बारात। तो पंक्चुअलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, ये तो आपकी कामयाबी की चीज़ें जामिन है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये 4-5 चीज़ें ले आएंगे तो मुमकिन ही नहीं है कि आप किसी से पीछे रह सकते हैं। अब मुझे सर ये बताइएगा, हमने देख लिया कि आपने बताया मुश्किलात भी आई, यहाँ तक पहुँचे, अपने आप को उस पोजीशन में स्टेबल रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो जैसे मेहनत से काम स्टार्ट किया, स्टिल अभी भी आपने कभी उस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि अच्छा अब तो मैं जीएम हूँ, अब तो कुछ नहीं हो सकता, नहीं, बस आराम से मेरी बॉडी में वही है जो मैंने पहले दिन काम स्टार्ट किया था, उसी स्पीड से। मुझे कई लोग कहते हैं बिन साहब स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन हो जाए। मैं क्या, अगर फिर एज अ बॉस लोग नहीं कहते कि अच्छा ये इतना काम करता है, बस हमें भी दौड़े शिप का कैप्टन अगर स्लो हो गया ना तो जितने मलाह हैं सारे वो स्लो हो जाएंगे। अगर मेरे जो डिपार्टमेंट हेड्स हैं उनको मेरी स्पीड के साथ चलना पड़ेगा। अगर मेरी स्पीड स्लो हो गई, मेरे डिपार्टमेंट हेड की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो हैव टू बी एक्टिव ऑल द टाइम, बिकॉज कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे हमने उतरना है। तो अब लोगों में बड़ी एजुकेशन आ गई है। पीपल नो व्हाट द फूड इज़, पीपल नो व्हाट द सर्विस इज़, पीपल नो व्हाट द रूम इज़, सो वी हैव टू कम अप टू देयर मार्क। तो अब ये फ्लैट ही था, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। इज़ ए न्यू प्रॉपर्टी और इसको चलाना इज नॉट ईजी। गो वी गॉट 42। कितने एम्प्लॉयज हैं आपके अंडर? यहाँ हमारे 250 का स्टाफ है। ठीक है। और माशाल्लाह वी सोल्ड आउट ऑल द टाइम। बॉस आप कैसे हैं? आपके जितने लोग हैं आपसे खुश रहते हैं? दे आर वेरी हैप्पी। आई एम टफ जीएम बट इनसाइड आई एम वेरी सेंसिटिव, वेरी सॉफ्ट हार्टेड। और मुझे टीम से काम लेना आता है, प्यार भी करता हूँ, कभी जड़ दिया प्यार भी दिया। मेरा यानी बैलेंस रख के चलते हैं। मेरा की ऑफ सक्सेस ये है, जिस प्रॉपर्टी में मैं गया हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक केयर माई स्टाफ। इफ़ उनका यूनिफॉर्म, उनका खाना, उनका बोनस, उनका सैलरी, उनके प्रमोशन, इफ़ माई स्टाफ इज़ हैप्पी देन माई कस्टमर इज़ हैप्पी। इफ़ माई कस्टमर इज़ हैप्पी, ओनर ऑटोमेटिकली बी हैप्पी। क्योंकि लाइफ लाइन ऑफ द होटल इज़ व्हाट रिटर्निंग गेस्ट। अच्छी सर्विस देंगे, अच्छा खाना देंगे, दे विल बी बैक। इफ़ यू वोंट गिव द सर्विस दे वोंट कम बैक। यही वजह के पूरे पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान में हर के लिप्स के ऊपर क्या है, फ्लैटी 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 फ्लैटी। इज़ नॉट मी, इज़ अ टीम। बिल्कुल ऐसे ही है। सो हमारे तरफ से तो ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला आपकी कामयाबी का सफ़र इसी तरह से जारी रखे और बहुत सारी आने वाली ज़िंदगी में आपको अवार्ड्स इसी तरह से मिले। देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहिए? मेरा देखने को मैसेज यही है, हमेशा मैं कहता है हार्ड वर्क ऑलवेज पे। मेहनत से, लगन से, शौक़ से काम करें और हर ऑब्जेक्ट, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव होंगे आप उसको अचीव करें। साथ साथ मैं ये भी मैसेज दूंगा, इफ़ यू वांट टू अचीव एनी गोल प्लीज़ टेक योर पेरेंट्स। उनकी दुआएं कामयाबी के साथ बहुत ही ज़रूरी हैं। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त पैगाम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलेंगे ब्रेक की तरफ, आप भी आएंगे ब्रेक के बाद। सो नाज़रीन, ये मनाजिर जो आपने अभी टीवी स्क्रीन पर मुलाहिजा किए हैं, ये है जी ज़हूर इलाही रोड के, जो कि शहर लाहौर की एक मसरूफ़ शाहराह है। और इस शाहराह पे जो लोग आप बैठे देख रहे हैं, जिन्होंने धरना दिए रखा है, और 5 तारीख को इनका ये धरना शुरू हुआ और आज 7 तारीख है, यानी दूसरे दिन में ये धरना दाखिल हो चुका है। नाबीना अफराद हैं, स्पेशल पर्सन हैं, जो कि अपने मुतालिबात के लिए सड़कों पर आए हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि ये लोग बारहा एहतजाज करते हैं, धरने देते हैं, अपने मुतालिबात के लिए सड़कों पर आते हैं, कभी गवर्नर हाउस के बाहर, कभी मॉल रोड के बाहर।
तो मुख्तलिफ जगहों पर हमने इनके मुतालिबात और हमेशा से यकीन दहानी कराई जाती है कि इनके मुतालिबात मान लिए जाएंगे। जानने की ज़रूरत यह है कि आया कौन से ऐसे मुतालिबात हैं जो किसी दौर में भी नहीं माने जा सकते। क्यों बार बार कोशिश इन स्पेशल अफराद को ये ज़रूरत पड़ती है कि ये अपने मुतालिबात लेकर सड़कों पर आए। हालांकि किसी भी माशरे में जो स्पेशल अफराद हैं मेरे ख्याल से ये एक्स्ट्रा केयर के मुस्तहिक होते हैं। इनको मज़ीद स्पेशल फील कराना हम सब की जिम्मेदारी है। बहैसियत कौम हमें इस चीज़ को ज़रूर जो है वो समझना है कि ये लोग ज़्यादा केयर के मुस्तहिक हैं। इनको आपको ज़रूरत से हटकर जो है वो टाइम भी देना है, इनके मुतालिबात भी देखने हैं। और यहाँ पर बिल्कुल ही उल्ट हो रहा है कि बार बार ये अफराद हमें सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। वजह क्या है? आज दूसरा दिन हो गया, सीएम साहब के घर के करीब ही ये मौजूद हैं। सीएम साहब ने इनकी बाहर निकल के बात भी नहीं सुनी, हालांकि वो अपने घर से अपनी मसरूफियात के लिए अंदर बाहर आ जा रहे हैं। क्या कोई बहुत बड़ा मुतालिबा है कि जो रुक के बात सुनने की भी ज़रूरत पेश नहीं आई? हमारे साथ मोहम्मद अरसलान जो कि तर्जुमान हैं नाबीना अफराद के मौजूद हैं। अपने शो में उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिएगा, 5 तारीख को आपका धरना शुरू हुआ, आप आके बैठे ज़हूर इलाही रोड पर। ज़हूर इलाही रोड का इंतखाब क्यों किया? मैम इसीलिए इसका किया था कि परवेज़ इलाही साहब ने पिछले दिनों में एक एलामिया जारी किया था और उन्होंने इसमें कहा था कि ये लोग इस सलूक के मुस्तहिक नहीं हैं जो पिछली गवर्नमेंट्स इनके साथ करती आई हैं, यानी पुलिस का लाठी चार्ज और दिगर किस्म का तशद्दुद। तो उन्होंने कहा कि जी इनके मुतालबात कोई ऐसे नहीं है कि जो माने ना जा सके, मानने चाहिए। अच्छा, उन्होंने तो आपकी फेवर में बात की, आपका एहसास किया कि ये लोग मुस्तहिक नहीं है इस तरह के रवैयों के जो इनके साथ अपनाए जा रहे हैं। सो आपको आस उम्मीद पैदा हो गई, तो धरने वाली सिचुएशन पे क्यों आए? आपने उनसे बातचीत करके देखनी थी। जिस भी डिपार्टमेंट में जाएं तो तब तक ये बात नहीं सुनते जब तक हम रोड पे ना आए। ये एक बदकिस्मती है और ये बेहिसी का मुजाहरा है गवर्नमेंट का कि जब तक हम रोड पे नहीं आते तब तक कोई हमारे साथ किसी भी तरह की निगोशिएशन नहीं करता। यही इशू था। और चूंकि हम 2019 से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, पंजाब ब्लाइंड टेलीविजन यूनियन के प्लेटफॉर्म से जो प्रोटेस्ट, और 2019 से मुतालिबात भी सेम है। जी बिल्कुल सेम मुतालबात है। हमारे मुतालबात सिंपल हैं, जो इतने मुश्किल नहीं हैं जो माने न जा सकें। मुतालबात सिंपल ये हैं कि बेरोज़गारों को रोज़गार दिया जाए और डेली वेजर मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट या रेगुलर किया जाए। जितने भी पंजाब में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में हैं, वो भी 2015 से काम कर रहे हैं, कुछ लोग 2016 से, और इसी तरह से वो सब लोग उसी वक्त के डेली वेजर पे काम कर रहे हैं। और डेली वेजर्स के मसाइल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, सैलरीज इशूज़, और हर किसी का ज़ाहिर है घर का बजट भी होता है, तो उन्होंने उसी हिसाब से चलना होता है। इसके अलावा जो हमारा 3% कोटा होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, यानी मुख्तलिफ जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 40 डिपार्टमेंट्स हैं पंजाब में, और हमें जो अकोमोडेट किया जाता है वो जस्ट 17 डिपार्टमेंट्स में किया जाता है, जबकि जो बाकी के 23 डिपार्टमेंट्स हैं उनमें किसी भी तरह की अभी तक हमारी किसी भी तरह की अपॉइंटमेंट नहीं हुई। तो हम चाह रहे हैं कि तमाम ही डिपार्टमेंट्स में किया जाए, और इसके अलावा 3% जो कोटा है उसको 6% पर इंक्रीज़ किया जाए, और उसके बाद तीन डिसेबिलिटीज़ को डिवाइड किया जाता है, जिसमें फ़िज़िकल आ जाता है और डेफ एंड डम और ब्लाइंड। तो हम चाहते हैं कि 2% जो है वो सबको डिवाइड कर दिया जाए ताकि किसी का भी हक जो है वो ना मारा जाए। हालांकि हमारे साथ ये होता है, अब तक 3% है। डिपार्टमेंट से जब भी हम बात करते हैं वो हमें कहते हैं कि हम 3% कोटा जो फिल कर चुके हैं। अब वो फिल इस तरह से किया, अगर हम बराबर की रेशो करें 3% को 1% तो ब्लाइंड पर्सन बहुत कम तादाद में है। ब्लाइंड पर्सन का जो हक है वो भी फिजिकल को दे दिया जाता है। जिनका थोड़ा सा फिंगर का इशू होता है उसका भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना दिया जाता है, और उसके बाद वो उन लोगों को तरजीह देते हैं, ना कि वो ब्लाइंड लोगों को दें। सही। अच्छा जी, ये तो अब आपके मुतालिबात हैं, और इसमें मसाइल क्या है, रुकावट क्या बताते हैं कि क्यों ये मुतालिबात नहीं माने जा सकते? कोई इतना बड़ा तो इशू नहीं है। सो ये रुकावट क्या बताते हैं कि क्यों कोई बात नहीं सुन रहा? कोई भी किसी भी तरह की क्लियर कट ये हमें कोई सिचुएशन नहीं बता रहे, क्लियर पिक्चर नहीं है कि क्या मामला है क्या नहीं है। हमें जब भी हम कहते हैं, अब जैसे हम रोड पे आए हैं, हमारे साथ कभी पुलिस वाले डील करने आ जाते हैं जबकि उनके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, और वो उन्होंने, अब जैसे हम 5 तारीख को ज़हूर इलाही रोड पे पहुंचे, उन्होंने हमारे लोगों पर तशद्दुद किया, हमारे लोगों को मारा पीटा। आपका एहतजाज पुरअमन था आपकी तरफ? जी बिल्कुल पुरअमन था। हम चाह रहे थे कि हम परवेज़ इलाही साहब की कोठी के सामने जाना चाहते थे। कर सकते हैं अगर आपकी जानिब से कुछ इस तरह से नहीं? कह रहे थे कि हम आपको उधर नहीं जाने देंगे। हमने उन्हें यही कहा कि हम परवेज़ इलाही साहब से उनकी नज़रों में आना चाहते हैं, चूँकि वो हमारे बारे में उन्होंने अच्छा एक स्टेटमेंट दिया था, हमें उससे खुशी हुई थी,
तो हम उनकी नज़रों में आना चाहते थे ताकि वो हमारे मामलात को हल कर सकें। सही। लेकिन इन्होंने हमें आगे नहीं जाने दिया, मारा पीटा और हमारे लोगों के मोबाइल्स तक छीन लिए, वो भी वापस नहीं किए। इसके अलावा स्टिक्स छीन ली जिनसे हमारे दोस्त जो हैं वो मूवमेंट करते हैं, ये स्टिक इनकी पहचान है, तो वो स्टिक्स भी छीन ली, वो भी वापस नहीं दिया, वो ज़ाहिर है मूवमेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा फिर जब इन्होंने देखा कि मीडिया कवरेज कर रहा है, आपके चैनल ने भी कवरेज की, तो हम आपके भी बेहद मशकूर हैं। और उसके बाद इन्होंने हमारे लोगों को पकड़ के गाड़ियों में डाला और गाड़ियों में इन्होंने उनके ऊपर तशद्दुद किया। सही। ताकि मीडिया कवरेज ही ना कर अभी सके। तक तो 2 दिन हो गए हैं परवेज़ इलाही साहब, आपने कहा कि बाहर अंदर आ जा भी रहे हैं, तो उन्होंने आपसे रुक के बातचीत नहीं की है, आगे भी अगर नहीं करते हैं तो क्या आपका प्लान है, इधर ही मौजूद रहेंगे? नहीं, हम फिर हमारे पास 2 जो अदर ऑप्शंस हैं इस हवाले से, हम उसको यूज़ करेंगे। हमारा आज इंशाल्लाह लाहेअमल, क्या प्लानिंग है आपकी? हम आज क्लियर कट लाहेअमल देंगे, चूँकि हमें इन्होंने आज तक का टाइम दिया है। परसों हमसे इन्होंने बात की थी और इन्होंने ये कहा था कि सीएम हाउस से हमें ये मैसेज आया है कि आपके मुतालबात जो हैं वो परसों तक हल कर दिए जाएंगे, स्टैंडिंग कमेटी में अप्रूव कर ली जाएंगी आपकी समरीज बना के। तो हमने उन्हें कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर सीएम हाउस से एलामिया जारी करवा दें ताकि हमें तसल्ली हो। तो कहते जी ऐसा नहीं हम कर सकते, आपको हमारा काम नज़र आएगा। तो हम इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि आज अगर इनका काम नज़र आता है तो ठीक, वरना हम फिर यहाँ से मूवमेंट करेंगे, फिर हम किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं। और हमारे और लोग भी इस वक्त रास्तों में हैं और बहुत से लोग आज सुबह भी लाहौर पहुँचे। अच्छा, आपके मुतालिबात बिल्कुल जो हैं बिल्कुल ठीक हैं, उनको पूरा भी होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ में आपको नहीं लगता कि अगर आप रोड बंद करेंगे लोगों के लिए मसले होंगे, फिर पुलिस की तरफ से भी तशद्दुद का रास्ता अपनाया जाता है, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि इन मामलात से दूर रहना चाहिए? देखें, मजबूरी है, कोई भी इंसान रोड पे बैठना पसंद नहीं करता, जबकि बहुत सारी मुश्किलात होती हैं और ब्लाइंड पर्सनस के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, जैसा कि उनको अपने लोगों को मुहैया कर पाते हैं। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि हम 3 वक्त का खाना तो दूर के बाद 2 वक्त का भी बड़ी मुश्किल से खा पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर ये रोड पे बैठे हैं, इसका मतलब है कि ये मजबूर हैं। ये मजबूर हैं, वाकई आपने सही कहा। अच्छा जी, हमारे प्लेटफॉर्म से, हमारे चैनल के थ्रू आप कोई मैसेज देना चाहें सीएम साहब को, क्या कहेंगे? मेरा उनसे एक सिंपल मैसेज उनके लिए यही है कि हमारे लोगों की बात सुनी जाए और इनके जो मुतालबा हैं तो उनको फिलफौर हल किया जाए। मुतालबात बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि बेरोज़गारों को रोज़गार देना है, डेली वेजेस को कॉन्ट्रैक्ट देना है या रेगुलर, और इसके अलावा जो हमारे 3% कोटा है उसको इंक्रीज़ करके 6% पे लेके जाना है और उसको 2% तीनों डिसेबिलिटीज़ पे डिवाइड करना है। इसके अलावा जो हमारा स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिसमें जो हमारे लिए ही बना है, उसमें हमारे 16वें और 17वें स्केल की सीट्स जो हैं वो वैकेंट हैं, उनको फिलफौर एडवर्टाइज़ किया जाए और वहाँ पे हमारे एजुकेटर्स जो साथी हैं उनको अपॉइंट किया जाए। इसके अलावा जो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर और ब्रेल टीचर की हर सेंटर में सीट है, इन्होंने कहा, हमसे वादा किया था स्पेशल एजुकेशन ने कि हम वो आपकी सीट्स क्रिएट करेंगे, समरी बनाएंगे और सीएम साहब से अप्रूव करा के आपको हर सेंटर में एक क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर और एक ब्रेल टीचर की सीट देंगे। परवेज़ इलाही साहब जब पहले सीएम पंजाब थे तो उन्होंने उस वक्त ये सेंटर्स बनाए थे। उससे पहले ब्लाइंड के कुछ स्कूल्स थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये सेंटर्स भी बनाए थे। सेंटर्स बनने से पहले ब्लाइंड स्कूल में सिर्फ ब्लाइंड लोग ही टीचर्स हुआ करते थे और अपने ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाते थे। जब सेंटर्स बने उसके बाद जो है इसमें नॉर्मल लोग, यानी जो साइटेड लोग हैं, नज़र वाले हैं, वो भी इसमें आना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता उनकी रेशो बढ़ाते जा रहे हैं, जबकि एक ब्लाइंड टीचर ही एक ब्लाइंड स्टूडेंट को बेहतर समझा सकता है, बेहतर पढ़ा सकता है, लेकिन ये उसकी रेशो को बिल्कुल ना होने के बराबर करते जा रहे हैं, खत्म होते बिल्कुल हम भी आपकी बात को ज़रूर जो है वो सेकंड करेंगे और कहेंगे सीएम साहब से कि फौरी तौर पे इनके जो मानने वाले मुतालिबात चलें, कहीं पर अगर हुकूमत की तरफ से कोई अगर आप इशू बताते हैं कि अच्छा ये मुतालिबा नहीं माना जाता, लेकिन सारे मुतालिबात नहीं, जो इनकी जायज़ मुतालिबात है वो तो ज़रूर माने, इनसे बातचीत ज़रूर करें, क्योंकि ये स्पेशल अफराद मेरे ख्याल से इनको मैंने जैसे कि कहा कि हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देना है जो कि हम नहीं दे पा रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक के बाद आते हैं। खुश आमदीद, आपको एक बार फिर से शो में कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको बताते हैं आज का मौसम कैसा है टुडेज वेदर में। कोमल की तरफ चलेंगे जो कि हमें बताएंगी इस वक्त बाहर का मौसम कैसा है और प्रेडिक्शन क्या है कि दिन भर कैसा रहेगा। जी कोमल, ओवर टू यू।
बिल्कुल अन्ना, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम खुश्क है, सूरज गर्मी दिखा रहा है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि उस तरह से गर्मी नहीं हो रही जिस तरह के इस वक्त टेम्परेचर जैसे 33 रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन मौसम जो है वो कुछ बेहतर है, हल्की सी हवाएं चल रही हैं। अमूमन जब 33 डिग्री मौसम होता है तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्मी महसूस की जाती है, शहरी बहुत परेशान भी नज़र आते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है, हल्की सी गर्मी है, हब्स भी है, क्योंकि मौसम अब तब्दीली की तरफ है। रोज़ दिन भी 2 मिनट कम होता है, इसी तरह जो सूरज की शिद्दत है वो भी अब कम महसूस की जा रही है। मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो जैसे कि 32 से 33 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में हल्की सी बारिश देखे जाने के हवाले से भी इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं, जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में देखी जाएगी। कल के हवाले से भी इम्कान जाहिर किए गए थे और कल जो है वो लाहौर एयरपोर्ट की तरफ देखी गई, जबकि बाकी हिस्सों में जो थी वो बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से मौसम मिला जुला सा महसूस हो रहा था। आज भी कुछ इसी तरह के इम्कान जो हैं वो माहिरीन जाहिर कर रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब शहरियों को भी हिदायत कर रहे हैं, क्योंकि जब मौसम बदलता है तो जाहिर सी बात है इंसानी सेहत पर भी मनफी असरात पड़ते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जो मौसम बदलता है उसके तासुरात को, उसके असरात को प्रॉपर तरीके से खुद को उसके मुताबिक नहीं ढाल सकते, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो उन लोगों को ख़ास तौर पर हिदायत की जा रही है कि अपनी हिफाजत को जो है वो यकीनी बनाया जाए। आज कम से कम दर्जा हरारत 26 रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री तक जाएगा और मौसम के मिले जुले रुझान के हवाले से भी शहरियों को आगाही दी जा रही है। ख़ास तौर पे चूँकि वर्किंग डे है तो शहरी जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी प्लानिंग्स करें। उन्होंने कहीं भी जाना है, कामकाज की तरफ जाना है, सारी सी बात है, बच्चों ने स्कूल से भी आना है, बच्चों को स्कूल से लेने भी जाना है, तो ख़ास तौर पे वालिदैन जो हैं वो बच्चों के लिए अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें और बच्चों को अम्ब्रेला भी फ्राहम करें, ताकि शहरी जो हैं वो ख़ास तौर पर वो शहरी जिन्होंने अपने कामकाज की तरफ जाना है, बाहर निकलना है, ऑब्वियस सी बात है, तो अपनी हिफाजत को वो लोग यकीनी बनाएं और मौसम के बदलते तेवरों के हाथों जो है वो मजबूर ना हो, बल्कि मौसम को अब चूँकि तब्दीली की तरफ है, बेहतर होगा तो उसी के मुताबिक जो है वो अपने कामकाज और अपने शेड्यूल जो है वो करें, ताकि शहरी इस गर्मी की शिद्दत से खुद को महफूज रख सकें। जी, थैंक यू कोमल। मौसम की सूरत हाल आपने बताई। अगला सेगमेंट है बिग स्क्रीन। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जान लेते हैं माल का हाल। तो इसके बाद अगला सेगमेंट कौन सा है? टुडेज हेल्थ डिटेल। आज के टिप आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ नेचुरल चीज़ों का जो कि हेल्दी भी हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। जी, सुहांजना का इस्तेमाल आपके लिए कितना मौसर है? जोड़ों के दर्द में मुब्तला अफराद सुहांजना का अगर इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक उनको इस दर्द से रिलीफ मिल सकता है। इसके साथ साथ एक्नी के मसाइल जिन लोगों को हैं, क्योंकि हम बार बार कहते हैं जी जो कुदरती चीज़ें हैं उनका जितना आप इस्तेमाल करें आपके लिए मौसर होती हैं। स्किन से रिलेटेड कोई एज ग्रुप इसमें मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। सबसे बड़ी चीज़, खून साफ़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप इसका इस्तेमाल करें, लेकिन आपको इसका इस्तेमाल वीक में 1 से 2 दफ़ा करना है, ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है। फिर जिगर और मैदे के मसाइल का शिकार लोगों के लिए भी बहुत मौसर है। दमा का जो मुसलसल शिकार रहते हैं उनके लिए भी बहुत बेहतर है और सबसे बड़ा फ़ायदा आपकी लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो इसका इस्तेमाल कीजिए, फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।